लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद भी करते होंगे और अपने चाहने वालों की जिंदगियां भी महफूज बना रहे होंगे। अल्लाह के करम से हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है वो दम तोड़ रही है और जैसे जैसे कोरोना केसेस की तादाद कम हो रही है वैसे वैसे लगाए जाने वाली पाबंदियां भी हटती जा रही हैं और हमारी जो जिंदगी है वो भी मामूल की तरफ वापस लौट रही है। पहली स्टोरी की जानिब और बात करते हैं कुछ फिल्म नगरी के हवाले से। तो गुज़श्ता दिनों पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से पहले नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का इनाकाद किया गया और जिसमें 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज की 26 फिल्मों को अवार्ड से नवाजा गया है। और इस अवार्ड के लिए पाकिस्तान की 72 यूनिवर्सिटीज के तलबा ने 300 मुख्तसर फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज जमा करवाई थी, जिनमें से 55 को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। और अवार्ड्स के लिए फिल्में भिजवाने वाली टीमों ने पाकिस्तान के रंग, वादिये सिंध की तहजीब, पाकिस्तानी सकाफत, छोटी सनतों का कारोबार में किरदार, पाकिस्तान में फलाही काम और ज़राअत का मुल्क की तरक्की में किरदार की कैटेगरीज के लिए फिल्में भिजवाई थी। और नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म में डॉक्यूमेंट्री मिरास ने भी अवार्ड अपने नाम किया है। आज हमारे साथ इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाली बासलाहियत फिल्म मेकर सैयदा अलीन रिजवी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनका ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का आइडिया कैसे आया उनको और इमेच्योर फिल्म फेस्टिवल के मकासद क्या थे। तो अलीन को हम गुड मॉर्निंग कहते हैं और वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप अलीन? बिल्कुल ठीक हूँ अलीन। गुड मॉर्निंग होगी आपकी यहाँ पर आगे, वीकेंड भी स्टार्ट हो गया आपका। अलीन, आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसको आपने फेस्टिवल में भेजा और वो जीत लिया आपने, तो कैसा फील हो रहा है? मतलब जो चीज आप चाह रही थी वो हो गया, किस तरह की एक्साइटमेंट है? मेरे पास लफ्ज नहीं है बताने के लिए कि मेरी खुशी क्या है। अच्छा, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और इतनी खुशी है कि सीधी तरह बैठा भी नहीं जाता। अच्छा, तो मतलब ये एक होता है ना कि हम ख्वाब देखते हैं और वो पूरा हो जाता है, उसकी ताबीर हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, तो वैसा ही हुआ आपके साथ भी? इसमें 1100 फिल्में लोगों ने सबमिट करवाई थी पूरे पाकिस्तान में से। अच्छा। तो ये सोचना कि मेरी फिल्म उनमें से जीत जाएगी और मैं स्कॉलरशिप पे बाहर जाऊंगी, ये सोचना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। बट जब हो गया तो ये यकीन करना और मुश्किल था कि अब हो गया है। हाँ, अब मैं जीत चुकी हूँ, उन लोगों में से मेरा भी एक अवार्ड है और मैंने भी बाहर जाना है। तो अलीन, क्या इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे विजन क्या था, क्या आइडिया था, किस तरह सोचा आपने? अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्री मैंने स्पेसिफिकली फेस्टिवल के लिए नहीं बनाई थी। अच्छा, ठीक है। मैं अलग से बना रही थी और फिर फेस्टिवल सामने आया और मैंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री एक ऐसे लेवल पे जानी चाहिए जहाँ पर लोगों को मालूम हो कि ये किस चीज़ के बारे में है। तो ये डॉक्यूमेंट्री आपने क्यों बनाई? अपनी स्टडी पर्पस के लिए या कुछ और पर्पस था इसका? दरअसल ये था कि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो एक मुझे असाइनमेंट मिली कि आपने जाके किसी VIP का इंटरव्यू करना है। अच्छा, ठीक तो है। माल रोड पे जैदी स्टूडियोज के नाम से एक स्टूडियो है फोटोग्राफी का, और वो शाहिद जैदी साहब जो है वो रन करते हैं। ठीक है। तो मैंने उनको अपना VIP चूज किया क्योंकि उन तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल काम है, किसी को टाइम उस तरह दे नहीं पाते। अच्छा। बहुत बिजी होते हैं। तो उनसे जब मैं मिली और उनके स्टूडियो गई तो इंटरव्यू तो हो गया, लेकिन साइड पे मैंने ये देखा कि वहाँ पर कुछ और चीज चल रही थी। अच्छा। और वो ये था कि उनका जो स्टूडियो वो एक सदी से वहाँ पर मौजूद है और उस स्टूडियो ने ऐसे बड़े बड़े नामों को कैप्चर किया है। अलीन, एक सदी मतलब 100 साल? बिल्कुल, 100 साल की एक सदी मतलब बहुत लंबा अरसा है ये। जी। तो वो जो तस्वीरें उनके पास थी, जो पुराने फिल्म कैमराज आपको पता होगा नेगेटिव्स पे लेते थे, तो वो नेगेटिव जो है वो उनको रिस्टोर कर रहे हैं। अच्छा। उनको वो कंप्यूटर्स में ला रहे हैं, ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं, लोगों के लिए अवेलेबल कर रहे हैं, ताकि लोगों को अपनी हिस्ट्री का पता चले। अच्छा। और इन तस्वीरों में कायदे आजम, लियाकत अली खान, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, राहत फतेह अली साहब, इतने बड़े बड़े नामों को इस स्टूडियो ने कैप्चर किया है कि लोगों को मालूम ही नहीं है। मतलब जिनके बारे में सिर्फ हम सोचते हैं, मतलब इमेजिनरी दुनिया में हम लोगों ने उनको देखा हुआ है, उनके बारे में पढ़ा हुआ है और जैदी साहब ने उनको देखा हुआ है, उनसे मिले हुए, उनकी पिक्चर्स कैप्चर की। बिल्कुल, अगर वो खुद नहीं मिले हुए तो उनके वालिद साहब ने तस्वीरें उतारी हुई हैं, उनके दादा ने तस्वीरें उतारी हुई हैं और वो उन सबको हम सब के लिए अवेलेबल कर रहे हैं। तो आपको क्यों लगा कि आपको इनके ऊपर बनानी चाहिए? क्या सोच थी वो उसके पीछे वाली? क्योंकि जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे इतना तो जरूर पता था कि फोटोग्राफी की दुनिया में जैदी साहब को लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और वो उनके लिए मेंटोर है, इंस्पिरेशन है। लेकिन आम आवाम, पाकिस्तान की अवाम, उनको तो नहीं पता कि मॉल रोड के एक स्टूडियो में क्या चल रहा है। इतनी बड़ी चीज चल रही है
और मैं चाहती थी कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान की छोटी सी एक जगह पे इतना बड़ा काम हो रहा है। तो उनसे मिली आप, और कितने अरसे में ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये कंप्लीट हुई? क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे, कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? ये फिल्म 1.5 से 2 साल में बनी है। 1.5 से 2 साल में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, जी, जिसमें एक पूरी फिल्म बन जाती है 3 घंटे की। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैं कॉलेज में भी थी, मैं पढ़ भी रही थी साथ, फिर कोविड आ गया, स्टूडियो बंद हो गया कुछ अरसा, तो वो टाइम निकालना, मैनेज करना सारी चीज़ों के साथ, वो बहुत मुश्किल काम था। अच्छा। सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मेरा जो सिनेमाटोग्राफर था, जो कैमरा वर्क कर रहा था, कोविड हो गया एंड उसको वापस अपने होम टाउन शिफ्ट होना पड़ा। तो यहाँ पर आई हैड टू कांटेक्ट माय फ्रेंड्स कि प्लीज़ आप आ जाएं, मेरी हेल्प कर दें, कैमरा वर्क मेरे साथ कर लें। ये डॉक्यूमेंट्री कोई बड़ी चीज़ करेगी इंशाल्लाह, लेकिन मुझे हेल्प चाहिए। तो ये था। फिर जैदी साहब से टाइम लेना, मैनेज करना, क्योंकि स्टूडियो तो बंद था लेकिन वो रिस्टोर वगैरह सब कुछ, रेस्टोरेशन वो चल रही थी पीछे। ठीक है। तो उस सब को कैप्चर करना, फिर जैदी साहब को कहना कि प्लीज़ मुझे आने दें, मुझे आपकी जगह पे शूट करना है, मुझे प्लीज़ टाइम निकाल के दे दें। और जब मैं शूट कर रही थी तो उन्होंने वो प्रोसेस पॉज कर दिया। अच्छा। वहीं पर रोक दिया कि ठीक है आप शूट कर लें, उसके बाद मैं काम शुरू कर दूंगा। ओके। तो वो मैनेज करना सब कुछ, वो सबसे बड़ा चैलेंज था इसमें। मतलब और ऊपर से कोविड जब चल रहा है, जब सिचुएशन इतनी खराब है, आप बाहर नहीं निकल सकते, किसी से मिल नहीं सकते, मिलते हुए भी आपको एक डर लगता है, और उसमें आपने ये सब कुछ किया, ये बहुत ही एक बड़ी बात है। हैट्स ऑफ टू यू कि आप बाहर निकली। और तो क्या जब आप ये बना रही थी, हमने बताया कि आपका यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, आप साथ साथ स्टडी करती साथ साथ ये बना रही थी, तो फिर किस तरह आपको लगा कि आपने इसको, जो ISPR का ये जो फेस्टिवल आ रहा है, आपने इसमें भेजना है इसको? मैं प्रोसेस में थी, मैं बना रही थी, और फिर सर शान शाहिद हमारे कॉलेज आए थे और उन्होंने ऑनलाइन एक वेबिनार हमारे साथ किया ISPR की जानिब से, और उन्होंने हमें बताया कि ये एक फेस्टिवल है, आप इसमें अपनी फिल्म्स भेजें, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी दिखानी है, दिखाएं पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। और जब मैंने देखा कि कलर्स ऑफ पाकिस्तान एक थीम थी, तो एकदम से मुझे लगा कि इसमें इतने बड़े बड़े हस्तियों की नाम है और इतने बड़े लोगों की बात हो रही है, तो ये भी तो कलर्स ऑफ पाकिस्तान ही है ना। तो मैंने सोचा मैं इस फिल्म को यहाँ पर भेजती हूँ। अच्छा। कि जैदी साहब को जो रिकग्निशन मैं दिलवाना चाह रही हूँ वो शायद इस प्लेटफॉर्म से मिल जाए, और अल्लाह का शुक्र है कि ISPR की वजह से वो रिकग्निशन उनको मिल चुकी है। अच्छा। और वो आपके बाद उनको रिकग्निशन मिल गई, अब हर पाकिस्तानी उनको जानता है जैदी साहब को कि कौन है जैदी साहब। तो हमने देखा है अलीन कि अगर लड़कियों की बात की जाए तो फिल्म मेकिंग की साइड पे इतनी लड़कियां नहीं जाती, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ का होता भी है तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते। तो आपके घर वाले कितने सपोर्टिव थे इसमें, और जब उनको पता चला कि आपने इतनी बड़ी एक अचीवमेंट हासिल कर ली है तो उनकी क्या फीलिंग्स थी? मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली, बहुत सपोर्टिव फैमिली मिली अल्लाह की तरफ से, और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। अच्छा। शुरू में मेरी मदर ज़रूर कहती थी कि देख लो कोई सेफ प्रोफेशन हो जिसके अंदर आपकी नौकरी पक्की है, जिस तरह डॉक्टरी होगी या कुछ। exactly. लेकिन मैंने उनको जब बताया कि मेरा क्रिएटिव माइंड है, मुझसे नहीं होगा, तो वो मान गई, कोई इशू नहीं हुआ इतना। एंड आई थिंक फैमिली सपोर्ट की वजह से ही मैं इतना आगे आई हूँ। अच्छा। तो जब आई वन दी अवार्ड तो मैंने अपनी बहन को पहले फ़ोन करके बताया, और मैंने कहा अभी ना बताना, जब अवार्ड बिल्कुल मेरे हाथ में आ जाएगा मैं तस्वीर भेजूंगी और फिर बताएंगे। अच्छा। तो अगले दिन फिर जब इनको पता चला और मैंने उनको वीडियो कॉल किया अवार्ड हाथ में, तो उनका फ़ोन जो था वो हर जगह जा रहा था, क्योंकि उनसे एक्साइटमेंट में एक जगह पे बैठा नहीं जा रहा था। अच्छा, ठीक है। इतनी एक्साइटमेंट थी कि कोई कहीं से कुछ बोल रहा है, बाबा की आवाज़ आ रही है, अम्मा की पीछे से आवाज़ आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, इतनी एक्साइटमेंट थी सबको। मतलब वो इतनी एक्साइटमेंट थी, और मतलब हम अब इस वक्त जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, और ये उन्हीं लोगों की बदौलत होता है, उन्हीं की सपोर्ट होती है, उन्हीं की समझ लें कि एनर्जी होती है जो वो हमारे अंदर पुट इन कर रहे होते हैं। जहाँ पर अलीन बैठी है, जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, तो ये हमारे माँ बाप ही हैं जो हमारे पीछे बैठ के हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमें वो एनर्जी दे रहे होते हैं, हमें वो चीज़ें मुहैया कर रहे होते हैं जो हमें चाह रही होती है आगे जाने के लिए। अलीन, एक कोई ना कोई किसी की इंस्पिरेशन होती है, आपकी कौन इंस्पिरेशन है? किस फिल्म जो बनाते हैं उनको पसंद करती हैं आप, जिनको देखती हैं कि अच्छा मुझे इस तरह का बनना है? मेरे ख्याल है बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं पूरी दुनिया में जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, और आई लुक अप टू देम, उनका काम मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसे जो मतलब मुझे ख्वाबों में भी उनकी फिल्में आ रही होती हैं, तो आई थिंक वेस एंडरसन और क्रिस्टोफर नोलन, इन दोनों की फिल्में बहुत डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा। क्रिस्टोफर नोलन थोड़े डार्क पैलेट्स हैं उनके, थोड़ी बहुत हैवी थीम्स पे वो काम करते हैं, जबकि वेस एंडरसन का कलरफुल काम होता है बहुत ज़्यादा, और लाइट हार्टेड भी होता है, कॉमेडी भी होता है।
और मुझे दोनों इसलिए पसंद है क्योंकि इनके एक तो स्टाइल्स बहुत डिफरेंट है, उनके स्टोरी टेलिंग का तरीका बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल। लेकिन मैंने आगे एनिमेशन में जाना है इंशाल्लाह। तो वेस एंडरसन की फिल्म है, उन्होंने एनिमेशन भी की हुई है, तो वो मुझे बहुत मुतासर करते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी फिल्म। अच्छा, और उसी की तरह आप उनको इंस्पायर करती हैं। तो अलीन, आगे आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, अमेरिका जा रही हैं आप पढ़ने, मतलब एक ख्वाब होता है सारे बच्चों का कि उन्होंने अगर हायर स्टडीज़ करनी है तो वो बाहर से जाके कहीं करें, तो क्या इरादा है, वहीं शिफ्ट हो जाएंगी या वापस आके यहाँ पर भी सर्व करेंगी, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल वापस आऊंगी इंशाल्लाह। 1 साल का कोर्स है, वो जब खत्म होगा आई विल कम बैक और यहीं पर आके इसी इंडस्ट्री के लिए काम करना है। अच्छा। मैं ग्रेजुएशन भी इंशाल्लाह मेरी यहीं से होगी, मैं NCA से यहीं पर पढ़ रही हूँ, तो ऐसा सेंस नहीं बनती कि मैं यहाँ से पढ़ के बाहर जाऊँ और बाहर सेटल हो जाऊँ। जब इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया तो मुझे भी तो वापस कुछ देना है। एग्जैक्टली, बेशक ऐसे। ये बड़ी अच्छी सोच है आपकी अलीन, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जो यहाँ से पढ़ते हैं, अच्छी डिग्रीज हासिल करते हैं और उसके बाद बाहर जाके शिफ्ट हो जाते हैं थोड़ी सी सहूलियात के लिए कि हमें वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो घर वालों को जब पता चला, पेरेंट्स को पता चला कि अच्छा जी बाहर जा रही है हमारी लड़की, तो कैसा फील हुआ? मना किया उन्होंने या उन्होंने कहा ठीक है जाओ अलीन, जाओ जो मर्जी करो जाकर? शुरू से मेरी वालदा का था कि अगर आपने बाहर जाना है आप ज़रूर जाओ, लेकिन मास्टर्स में जाना, बैचलर्स यहाँ से, ग्रेजुएशन यहाँ से, देन गो अब्रॉड, ताकि आप थोड़ी बड़ी हो जाओगी, मैच्योर हो जाओगी। तो अभी जब मैं बैचलर्स में हूँ, जब मैंने उनको बताया तो मेरा यही कंसर्न था कि अमेरिका है, बहुत दूर है, कहीं करीब में होता कहीं तो शायद मान जाती। मैंने कॉल किया अम्मी को, मैंने कहा अम्मा अमेरिका है, तो कहती है तो अच्छा मान गई वो। बिल्कुल, वो इतनी खुश थी कि स्कॉलरशिप मिल रही है और कुछ काम करने जा रही है, तो उन्होंने कहा जाओ, कोई मसला नहीं है, जो करना है करो। क्योंकि लड़का या लड़की हो ना, मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो फिर भी अम्मा अब्बा मान जाते हैं कि चलो ठीक है थोड़े दिन बाद वापस आ जाएगी, लेकिन बाहर जाना अपनी नजरों से दूर, मुल्क से दूर, तो वो कैसे उनको मतलब कन्विंस भी नहीं करना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगा कि शायद कन्विंस करना पड़ेगा, लेकिन जब बात की तो वो तो बड़े खुश थे, वो तो कहते जाओ पढ़ के आओ, हमें खुश करो, खुद भी खुश हो। इसलिए तो नहीं खुश थे कि अलीना आप तंग करती हैं उन्हें? तंग मैं जरूर करती हूँ फिल्म मेकिंग में कि अम्मा कैमरा में हेल्प कर दें, या फिर ये ट्राइपॉड कहीं देखे पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, ये चीजें होती हैं घर में, लेकिन उनको भी पता है कि ये सारी मेहनत का पार्ट है, तो वो खुश होते हैं इस चीज को देख। वो बस आपके पैशन को उन्होंने देखा है कि ये कितना अच्छा इस पे करिए और हमारा नाम रोशन करिए, तो इसके लिए इसको जाना चाहिए, ये देख कर आए कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो अलीन आगे क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या आगे जाके करेंगी, पढ़ के जब आएंगी तो क्या करेंगी? अभी तो जिस कोर्स के लिए हम जा रहे हैं वो एडवांस फिल्म मेकिंग का कोर्स है, तो उसमें बहुत सारी चीजें कवर होंगी। अच्छा। वो तो वहाँ पर जाएंगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हम करने जा रहे हैं, लेकिन बिकॉज एडवांस ट्रेनिंग है तो जरूर हमें बहुत कुछ सीखेंगे। जब वापस आएंगे यहाँ पर तो फिर उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करेंगे अपनी फिल्म्स में भी। अच्छा। और जो इंडस्ट्री के लिए फिल्म्स बनाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह उनमें भी वही टेक्निक्स जो चीज़ें सीखी हैं वो सारी अप्लाई होंगी। और जहाँ तक मेरा ज़ाती मामला है, एनिमेशन का हमेशा से शौक है, ड्राइंग का और सब कुछ, और मेरा एक ये प्लान है कि इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये चीज़ हो जाए। पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि एनिमेशन का मतलब है कार्टून्स, यानी बच्चों का, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एनिमेशन बड़ों के लिए भी है, ऐसी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो बच्चों को भी दिखाने वाली नहीं होती, और वो एनिमेशन में इतनी खूबसूरती से बनी होती हैं कि सब बैठ के देख सकते हैं उसको, समझ आ सकती हैं वो चीजें। तो मेरा वो प्लान है, मैंने वो पाकिस्तान में एस्टैब्लिश करनी है। अच्छा, पूरी। तो आपको क्या लगता है पहले हमारे यहाँ पर माइंडसेट को चेंज होने की जरूरत नहीं है, इस तरह के माइंडसेट को? आई थिंक होने की जरूरत है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के साथ तो आगे आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारा वो जो एक बैकग्राउंड में माइंडसेट है वो तो वहीं पर स्टिक होकर आया गया। ऐसी बात है, आप सही कह रही हैं कि लोगों को लगता है कि शायद ये ऐसी फील्ड नहीं है, ये वैसी फील्ड है, बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं इसके बारे में। लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छी चीज कर रही है कि इस्लामाबाद में एक फिल्म स्कूल खोल रहे हैं। अच्छा। और वो प्योरली फिल्म स्कूल है, कोई फाइन आर्ट्स, कोई VCD वगैरह साथ नहीं है, प्योर फिल्म स्कूल है। जब आपकी गवर्नमेंट इस चीज को इंडोर्स कर रही है तो फिर पेरेंट्स कैसे कह सकते हैं कि जो चीज हुकूमत की तरफ से जा रही है, वेरीफाइड है, उस पर मेरा नहीं ख्याल कि पेरेंट्स को कोई एतराज होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। और बहुत से बच्चे तो ये भी कहते हैं अलीन के, हमने सुना है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, हमारे पास टैलेंट है लेकिन हमें कोई लेता नहीं है और हमारा जो टैलेंट है वो जाया हो रहा है। ऐसा है, आपको लगता है?
पहले ज़रूर ऐसा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में मुझे नहीं लगता ऐसी बात है। इतने हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर पूरी तरह से फिल्म मेकिंग नहीं पढ़ा रहे तो फिल्म के कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। मीडिया हो गया, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, ये सारी इंटर रिलेटेड फील्ड्स अच्छा। हैं। जब इतने सारे लोग आगे जाके ये इन चीज़ों में आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक स्कोप का कोई मसला है या अपॉर्चुनिटीज़ का कोई मसला है, बनती जा रही हैं। अब आप देखें, हम टेक्नोलॉजी में भी इतना आगे जा रहे हैं, बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ रही है, कैमराज हैं, इक्विपमेंट है, एडिटिंग की चीज़ें हैं, तो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ आ रहे हैं। और बस ये है कि अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो आपको प्लेटफॉर्म खुद ही मुहैया हो जाएगा। जिस तरह उनके अंदर टैलेंट था और वो अब एक ये देख सकते हैं आप अवार्ड लेकर बैठी हुई हैं, तो वो ये नहीं कह सकती कि उनके अंदर टैलेंट था और वो ज़ाया हुआ है। बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन वो ज़ाया नहीं हो सकता। अलीन, जाने से पहले कब जा रही हैं आप अमेरिका? का प्रोसेस कब स्टार्ट हो रहा है और कब तक हम आपको देखेंगे अमेरिका में बैठे हुए? प्रोसेस तो माशाल्लाह से शुरू हो चुका है, इट्स इन प्रोसेस, लेकिन जाना आई थिंक फरवरी मार्च में, कमिंग ईयर में इंशाल्लाह। जी ठीक है। तो उससे पहले कोई है उम्मीद है हमें कि एक और कोई शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री आपकी तरफ से आ जाए? इंशाल्लाह मुझे लगता है शायद कोई आ जाए, क्योंकि अभी मेरा सेमेस्टर भी शुरू होने वाला है। आई एम स्टिल स्टडिंग, ठीक है, तो उसमें मेरा थीसिस करीब है, तो हो सकता है कोई चीज़ आपको देखने को मिल जाए। दोबारा से हम आपको यहाँ पर बुलाएं और आपकी थीम के बारे में पूछे कि क्या बनाया है आपने और इसके पीछे विजन क्या है। तो अलीन, बचपन से ही इस फिल्म मेकिंग का शौक था? मुझे बचपन से आर्ट्स का बहुत शौक था। पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, अच्छा। एनीथिंग रिलेटेड टू आर्ट्स, क्रिएटिविटी वाला काम हो, वो मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने ए लेवल्स में फिर मीडिया स्टडीज़ लिया, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स इतने ड्राई थे, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स वगैरह। मैंने कहा मैंने ओ लेवल्स में पढ़ लिया, ए लेवल्स में मुझे बहुत फन करना है, मुझे मज़ा करना है। हाँ। तो मैंने मीडिया स्टडीज़ लिया, उसमें मैंने कॉम्पिटिशन्स में अप्लाई किया एंड आई वन। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि मैंने कहा अब मैंने NCA तो जाना ही है, अब आर्किटेक्चर के लिए नहीं मैं जाऊँगी, मैंने फिल्म मेकिंग में जाना है। फिल्म मेकिंग की तरफ जाना है। तो घर वालों ने भी इस हवाले से भी सपोर्ट किया कि अच्छा ठीक है फिल्म मेकिंग की तरफ जा रही हो तो चली जाओ? घर वाले NCA के लिए तो बहुत सपोर्टिव थे, आर्ट्स के लिए, आर्किटेक्चर के लिए। जब मैंने अपनी वालदा को बताया कि मैंने फिल्म मेकिंग की तरफ जाना है, तो 2-3 दिन वो बिल्कुल चुप रही। अच्छा, कि अच्छा खासा माइंड बना हुआ था, एकदम से फिल्म मेकिंग क्यों? बट जब मैंने उनको बताया कि मेरे प्लान्स क्या है, मैं आगे क्या करना चाहती हूँ, मेरा पैशन क्या है, तो वो बिल्कुल मान गई। वो रिजिड बिल्कुल भी नहीं थी, उनको समझ आ गई। मैंने उनको समझाया प्यार से कि मेरा इंटरेस्ट ही इस तरफ है, तो मैं दूसरी चीज़ कैसे कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। और जब उन्होंने देखा कि पैशन है और मेहनत भी है, तो वो मान गई। और उन्होंने कहा। और बहुत सा हम देखते हैं, जैसे आपने एक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए होंगे अलीन, और उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में डॉक्यूमेंट्रीज बनाई होंगी, शॉर्ट फिल्म्स बनाई होंगी। तो जिस तरह हम अपने पाकिस्तान को पोर्ट्रे होते हुए देखते हैं, क्या ऐसा ही है? मेरा ख्याल है ISPR की तरफ से एक बहुत अच्छी कोशिश है। उन्होंने कहा था कि आपने सिर्फ पॉजिटिविटी दिखानी है पाकिस्तान की, क्योंकि मसला ये है कि मीडिया में जिस तरह हमें पोर्ट्रे किया जाता है पाकिस्तानीज़ को, मुस्लिम्स को, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। या तो हमें टेररिस्ट बना देते हैं, या हमें कोई कैब ड्राइवर बना देते हैं, जो मसला नहीं है कैब ड्राइवर बनने में, बिल्कुल इट्स अ जॉब, और जो करते हैं उनके लिए बहुत मेरे दिल में रिस्पेक्ट है। लेकिन हमें स्टेरियोटाइप क्यों किया जाता है? ये जो फेस्टिवल है, इसमें क्योंकि पॉजिटिविटी शोकेस की गई है, तो आप अगर यूट्यूब पे जाके इनके चैनल पे सारी फिल्म्स देखें, इतना खूबसूरत हमारा पाकिस्तान है, इतनी प्यारी स्टोरीज हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप नेगेटिविटी को दिखाओगे तो आपका मुल्क आगे जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। मतलब आपने उस टाइम तो देखा होगा, अपनी आंखों से देखा होगा उन सारी शॉर्ट फिल्म्स में कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और हम क्या समझ रहे हैं पाकिस्तान को। तो अलीन, बहुत शुक्रिया आपका और कॉन्ग्रेचुलेशंस दोबारा से आपको कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करिए, आप हमारा नाम रोशन करिए। सिर्फ आपकी ट्रॉफी नहीं, ये हम सबकी ट्रॉफी है। तो आपके लिए बेस्ट विशेस, आप आगे भी इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए और आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जनाब, ये ISPR की जानिब से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि जो बच्चे ये हमें शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारा टैलेंट जो है वो ज़ाया हो रहा है, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि थोड़ी और मेहनत करें और जाइए वहाँ पर और जाके अपना जो टैलेंट है वो मनवाइए। यहाँ वक्त में छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू
टू जागो लाहौर जनाब। आज वीकेंड है और हमने आपसे वादा किया था कि वीकेंड पर हम बड़े मजे मजे के जो है टॉपिक्स आपके पास लेकर आएंगे। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ आर्ट और आर्टिस्ट के हवाले से। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी ना किसी सलाहियत से नवाजा होता है, बस अपने अंदर मौजूद खूबियों को पहचानने की ही देर होती है। आपने कपड़ों पर नक्श निगार तो जरूर देखा होगा, मुख्तलिफ अंदाज में एम्ब्रॉयडरी भी देखी जरूर होगी, लेकिन क्या कभी आपने एम्ब्रॉयडरी और धागे के जरिए तस्वीर बनी हुई देखी है? यकीनन नहीं देखी होंगी। अगर देखी भी होंगी तो हमारे दादा दादी के जमाने में देखी होंगी। आजकल ये आर्ट बहुत ही मादूम हो चुका है, अलबत्ता माजी में ये रिवायत हमारे कल्चर का एक हिस्सा हुआ करती थी। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही बासलाहियत आर्टिस्ट से करवाने जा रहे हैं जो कढ़ाई और धागे के जरिए कपड़ों पर मुख्तलिफ इक़साम की तस्वीर बनाती हैं। उन्हें ये मुख्तलिफ और मुनफरिद काम करने का आइडिया कैसे आया और वो कब से ये कर रही हैं, क्या क्या बना लेती हैं, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा अफजाल हैं जो आर्टिस्ट हैं। आयशा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, गुड मॉर्निंग होगी आपकी? हाँ जी, यहाँ पर आकर गुड मॉर्निंग होगी। आयशा, ये बहुत ना डिफरेंट हम देख रहे हैं, जैसे आपने ये एम्ब्रॉयडरी वाला काम शुरू किया है, किस तरह आइडिया आया, किस तरह स्टार्ट किया आपने इसको? सोचा तो नहीं था कि मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी आर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। अच्छा। तो काम के साथ साथ इसका भी डिपार्टमेंट आया था। ओके। तो उसके अंदर ट्राई की थी तो थोड़ा मज़े का लगा था। अच्छा। फिर घर पे लॉकडाउन लग गया तो मैंने ऐसे ही बैठे हुए बनाया और मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया कि ये देखे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम ये शुरू क्यों नहीं करती हो। ठीक है। तो मैंने सोचा नहीं था और मैंने उसी वक्त बैठे बैठे पेज बना लिया अपने लिए। फिर पता नहीं था कि ऑर्डर्स आ जाएंगे, इस तरह ही स्टार्ट हुआ। वैसे प्री प्लान्ड कुछ भी नहीं था। अच्छा, मतलब कुछ भी प्री प्लान नहीं था, बस एक आइडिया आया और घर वालों के साथ शेयर किया और वो पिंच कर गया, मतलब। और उसके बाद फिर किस तरह रिस्पांस कैसा मिला? क्योंकि ये चीज़ हम देखते हैं आयशा के हमारी जो नाना दादा के ज़माने में नानियाँ वगैरह इस तरह की कढ़ाइयाँ करती थी इन फ्रेम्स के ऊपर। अब इनका लोगों को नहीं पता, इवन के जो नई जनरेशन है उनको भी नहीं इनका पता। तो किस तरह फिर आपको रिस्पांस कैसा मिला, क्या कहते थे लोग? रिस्पांस तो अच्छा मिला था कि मतलब लोग कह रहे थे काफ़ी डिफरेंट है, कुछ हटके कर रही हो, सेम चीज़ के ऊपर नहीं लगी हुई हो। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि तुम अपने डिपार्टमेंट का काम क्यों नहीं कर रही हो। मैं ज्वेलरी डिपार्टमेंट पढ़ रही हूँ तो उन्होंने कहा कि तुम ज्वेलरी बनाओ, ये मतलब इस तरह क्यों कर रही हो, लोग इतना नहीं फोकस करते इसके अंदर। बट फिर जो मैंने पेज खोला, लोगों ने ऑर्डर्स भी दिए। वो कहते थे कि मतलब हमें कस्टमाइज्ड बना दें, वो बना के दिए उन्हें। किसी की शादी है तो उसकी डेट्स वगैरह वो सब कुछ बनवाते थे। तो रिस्पांस तो वैसे अच्छा मिला था, घर वालों की तरफ से भी। वो लोग भी कहते कि हाँ और बनाओ और करो, बस। मतलब घर वालों ने सपोर्ट किया अच्छे तरीके से, फ्रेंड्स वगैरह ने भी सपोर्ट किया आपको। तो ये अब आपने पेंडेमिक में ही स्टार्ट किया था बनाना? हाँ जी। और कितनी देर हो गया, मतलब कितने मंथ्स हो गए इसको करते हुए आपको? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया मुकम्मल इसको करते हुए। तो जैसे आपने कहा कि आप ज्वेलरी डिजाइनर कर रही थी, डिजाइनिंग कर रही थी, सीख रही थी बनाना और उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी। तो फिर जब इसको स्टार्ट किया तो कहाँ से सीखा? खुद ही आया कढ़ाई सीखा करना? नहीं था, मैंने यूनिवर्सिटी में ट्राई किया था और वो हो गया था। तो फिर घर पे ऐसे ही बनाया तो वो बन गया। अच्छा। तो फिर मैंने कहा और उसके बाद फिर खुद ही से ही डिजाइन्स बनाती गई? जी। स्केचिंग पहले करती हो या क्या करती हो पहले? जब मैं कैनवस लेती हूँ, कैनवस के अंदर तो होल्स करके करती हूँ काम, ड्राइंग नहीं करती हूँ, सिर्फ होल्स से होता है। और कपड़े पे खुद ड्राइंग करके ना उससे फिर कपड़े के ऊपर बनाते हैं। अच्छा, तो ये कितना इंटरलिंक्ड है आयशा ज्वेलरी डिजाइनिंग में और इसमें? हेल्प हुई उसकी, उसमें जो आपने कुछ सीखा? नहीं, बेसिकली उसमें तो नहीं हुई, क्योंकि मैंने फाउंडेशन ईयर जब पढ़ा था तो उसके अंदर ही हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पढ़ाते हैं। बाद में 3rd सेमेस्टर में आके वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा GPA के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। अच्छा। तो जब ये स्टार्ट किया था, लिंक तो नहीं था, बट हाँ पहले 2nd ईयर और 1st ईयर में आर्ट्स, फाइन आर्ट्स ही पढ़ी थी मैंने, तो वहाँ से भी पता था। ड्राइंग वैसे भी थोड़ी अच्छी थी, पेंटिंग वगैरह आती थी, तो वो हेल्प हो गई उसमें। तो कितना जो आयशा आपको टाइम लगता है एक आपको ये तस्वीर बनाते हुए एम्ब्रॉयडरी? स्टार्टिंग में टाइम लगता था क्योंकि मैं डर के करती थी। अच्छा। स्टार्टिंग होता था कि अगर ख़राब हो गया फिर क्या करूँगी, अब दोबारा से बनाना पड़ेगा। बट अब ऐसे ही हो जाता है, बैठे बैठे हो जाता है। अच्छा। खराब भी हो जाए तो क्या दोबारा बना लेते हैं। एग्जैक्टली, दोबारा हम बना सकते हैं। तो कितना मैक्सिमम कितना टाइम लग जाता है? मैक्सिमम अगर खाली लीनियर ड्राइंग हो, जिस तरह खाली आउटलाइंस हैं, तो उसके अंदर 2 घंटे अगर मैं बिल्कुल ध्यान लगा के करूँ तो वो हो जाता है। अच्छा। लीनियर वाला
बट जो फिलिंग करनी होती है उसके अंदर टाइम लगता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि कितना है, थोड़ी सी होगी तो 5 आवर्स 6 आवर्स, और फिर अगर थक जाती हूँ तो रख देती हूँ, नेक्स्ट डे स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब जैसे ये जो मेरे पास पड़ा हुआ है, ये इसमें किस तरह के, इनको टांके भी कहते हैं कि बनाया जाता है इनको, तो ये किस तरह के आपने बनाए हैं और इसको बनाते हुए कितना टाइम लगा? इसको बनाते हुए मैंने इसकी ड्राइंग करके वैसे ही रख दी थी कि मैं कर लूँगी, कोई और मतलब पढ़ाई साथ चल रही थी, फिर मैंने स्टार्ट किया तो 3.5 आवर्स। अच्छा, ये आपने तैयार कर लिया था पूरा, और ये इसको क्या मतलब एम्ब्रॉयडरी को क्या कहेंगे आप? इस एम्ब्रॉयडरी को मतलब ये स्ट्रेट स्टिच जा रहा होता है और इसके अंदर क्रॉस स्टिच भी होते हैं, लेकिन वो मैंने इसलिए अप्लाई नहीं करे थे क्योंकि वो कैनवस शीट थी तो वो फट रही थी। ठीक है, इसलिए, लेकिन रनिंग स्टिच वगैरह ही होता है। हाँ। तो इसके लिए आपको अलग से चीजें चाहिए होते हैं, धागा अलग से, और ये जो जिसके ऊपर आपने कपड़ा है ये अलग से चाहिए होता है? मेरे पास स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास कैनवस शीट अवेलेबल थी, तो मैंने उस पर स्टार्ट किया, तो मुझे उसके ऊपर ज़्यादा मज़ा आया था, तो मैंने इसलिए मोस्टली उसी पे, क्योंकि ये बहुत वाइट होता है ना तो वो काफ़ी प्यारा लगता है जो वॉल्स पे लगा हुआ होता है, तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया था। और बाकी फ्रेम्स यहाँ से जब मैं ले रही थी तो मुझे था कि यार बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि 400-500 का एक हुप ये वाला मिल रहा था डिजाइन। हाँ जी, तो मैंने अपने पापा को बोला, तो उन्होंने कहा कि मैं मंगा देता हूँ, तो उन्होंने इंपोर्ट कराए थे बाहर से, तो उन्होंने मंगा के दिए, फिर मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, और ये अगर इसकी कॉस्ट देखी जाए तो कितनी आपको मैक्सिमम टू मिनिमम पड़ जाती है? मैंने 2200 विदाउट डिलीवरी चार्जेस बताए थे। ओके, ये 1 फ्रेम के? हाँ जी, ठीक है, 2200 विदाउट डिलीवरी चार्जेस ये 1 फ्रेम के हैं, और ये आप देख भी सकते हैं खूबसूरत। और इसकी किस तरह आप जो कलर कॉम्बिनेशन है, किस तरह कस्टमर्स के हिसाब से करते हो या खुद ही कर लेते हो? जो कस्टमर्स बनाते हैं बेसिकली वो कर लेते हैं, लेकिन जो अपने होते हैं वो हम लोगों ने हमें बता के क्या कंट्रास्ट होता है सारा कुछ, तो वो वहाँ से हेल्प हो जाती है। तो अभी तक आयशा कितने आप जो है वो डिज़ाइन अभी तक बना चुके? मैंने मोर देन 20 बनाए हैं, और मोस्टली फैमिली मेम्बर्स ही कहते हैं कि हाँ हमें दे दो, या मेरी सिस्टर है उसने अपनी फ्रेंड को देना होता है, किसी की बर्थडे है या शादी है तो वो वहाँ से मुझसे बनवा के दे देते हैं। अच्छा, अब मतलब फैमिलीज भी इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गई हैं, तो मतलब आपको देखते देखते आपकी जो दोस्तें हैं या आपकी कजन्स हैं वो भी साइड पर आ रही हैं कि आयशा हमें भी थोड़ा बहुत सिखा दो? मेरी बहन कहती है कि हाँ, और मैंने रात को भी मैं बना रही थी तो मैंने कहा सैंपल्स कम है, तुम बना दो थोड़ा सा, तो मैंने उसे दिया, वो कर रही थी, तो लेकिन फिर मैंने कहा यार कोई बात नहीं, रहने दो। मतलब वो भी आपको देखते देखते अब वो भी साइड पर आ रही है? क्योंकि हाँ जी, वो उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, तो वो वैसे भी उन्हें भी आर्ट्स का शौक है, तो वो कहते हैं कि आओ लाओ हम कर देते हैं। बाकी इंस्टा पे भी मैसेजेस आते हैं कि आपने कहाँ से सीखी, कहाँ से सीख रही हैं, हमें भी बता दें। तो मैंने बताया था कि ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, बट अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ। तो किस तरह के डिज़ाइंस की आपको आते हैं ज़्यादा? मैं मोस्टली तो वो आते हैं जिनकी शादी हो रही होती है, वो डेट्स के ऊपर इस तरह, हाँ जी, अच्छा डेट्स होता है, या फिर अपनी पिक्चर्स बनवा के साइड पे कैलेंडर का पूरा बनवा के, और जो डेट होती है उसके ऊपर या तो स्टार या तो हार्ट इस तरह बनवा लेते हैं। ये तो आयशा बहुत मुश्किल होगा, मतलब पूरी एक तस्वीर बनाना 2 इंसानों की और उनको उसी तरह बनाना जैसे वो नजर आ रहे होते हैं, तो इस पे कितना मतलब कह लें कि टाइम लगता है और सोचना कितना जो असल वाला होता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उस तरह एग्जैक्ट बना सकती हूँ, इसलिए मोस्टली लोग या तो बैक साइड दे देते हैं या तो वो कहते हैं कि कॉमिक स्टाइल में करके दे दें, क्योंकि आजकल कॉमिक भी बहुत इन हुआ है, तो वो कॉमिक के अंदर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके डिफरेंट चार्जेस हैं आयशा, क्योंकि ये जो छोटे वाला है इसके अलग है और बड़े वाले के अलग है? हुप के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो ज़्यादा टाइम लेता है, जिसके अंदर ज़्यादा फिलिंग होती है, तो उसकी प्राइस मेरा मोस्टली 2000 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो फुल छोटे फ्रेम होते हैं वो आई गेस मैं कह देती हूँ कि चलो 1800 में मैं दे देती हूँ। अच्छा जी, बस ठीक है। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा नज़र लगानी पड़ती है आयशा, इसको देखना पड़ता है, तो आंखें खराब हुई, नजर का कोई मसला हुआ इस वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं हुआ, और अल्लाह करे ना ही हो, और आप ये काम इसी तरह जारी सारी रखे। तो आपने इसी को बिजनेस आगे लेकर चलना है? मैंने एज एन बिजनेस तो नहीं स्टार्ट किया, तो मैंने अभी सोचा भी नहीं उसके ऊपर, मतलब मैं कह रही हूँ जब तक चल रहा है चलाते रहते हैं, काम हो रहा है तो
सच कोई वो नहीं सोचा मैंने। लेकिन मतलब आगे एक होता है ना कि अगर मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग भी कर रही हूँ, उसमें ग्रेजुएशन भी कर लूंगी, लेकिन मैं इसको भी साथ साथ लेकर चलूंगी एज अ साइड बिजनेस, मेरा अगर चल रहा है ऑनलाइन चल रहा है तो हाँ, फिर वो तो मैं फिर लेकर चलेंगी आप इसको। तो क्या आप इसको और ज्यादा एक्सपैंड करेंगी? किस तरह एक्सपैंड करेंगी? ऑनलाइन ही चलाएंगी या इसको ऑनलाइन ही फिजिकली भी एक शॉप बनाएंगी? नहीं, मैं ऑनलाइन के ऊपर हूँ क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ है मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग करके ब्राइडल वेयर में जाऊंगी ना, तो वहाँ पे भी आई गेस एम्ब्रॉयडरी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। हाँ। क्योंकि उन्होंने जो ब्राइडल के ड्रेस के ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है हाँ। वो बहुत छोटे स्केल पे होती है, तो आई गेस मुझे यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। मतलब आपने कोरोना के पेंडेमिक में मतलब बहुत कुछ हासिल किया है ये कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हुए नजर आए हैं कि कोरोना ने उनके जो बिजनेसेस हैं वो ख़राब कर दिए हैं हमारी, जो बेशक नो डाउट कि हमारी मईशत को बहुत ज़्यादा इससे असरअंदाज हुए है कोरोना की वजह से, लेकिन बहुत सा ऐसा टैलेंट भी है जो हमारे सामने भी आया है और हमारे सामने बैठा हुआ है और हम आपसे मुलाकात भी उनसे करवा रहे हैं। तो आयशा, आगे के क्या प्लान्स हैं? क्या इसमें क्या करोगी? इसमें और क्या मुनफरिद लेकर आओगी, मुख्तलिफ लेकर आओगी? मैं सोच रही हूँ कि मैं अब बड़े हुप्स के ऊपर काम करना शुरू कर दूँ, उन्हें पूरा फिल करके, क्योंकि जब आप वॉल पे लगाते हो तो छोटे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। अच्छा। जब एक वॉल को फिल करना होता है, क्योंकि मोस्टली लोग करते हैं ये मतलब एक वॉल चूज करके उसके ऊपर पूरा लगा देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े बड़े साइज के ऊपर पूरा फिल करके काम करना शुरू करूँ कपड़े के ऊपर। तो वो कब से स्टार्ट करोगी करना? वो मैं बस अपने फाइनल्स के बाद करोगी साथ साथ। तो किस तरह इसको मतलब मैनेज कर रही थी, साथ साथ पढ़ाई भी और साथ साथ ये काम भी, क्योंकि इसमें भी काफी टाइम आपको चाहिए होता है, आपने इस पे स्टिक रहना होता है। काम का तो ये है कि पता नहीं कैसे मेरा जल्दी हो जाता है, तो वो वहाँ से फारिग होके फिर मैं इसको लेके बैठ जाती हूँ, रात को बैठ जाती हूँ, फ्री टाइम में बैठ जाती हूँ, क्योंकि और कुछ करने को नहीं होता। फिर जब काम होता है तो थोड़ा सा कह देती हूँ कि यार चलो वीकेंड पे कर लूँगी, क्योंकि वीकेंड्स फ्री होते हैं। अच्छा। तो बहुत से जैसे हमारे घर में बहुत सी लड़कियां आयशा आपको भी देख रही होंगी और आपसे इंस्पायर्ड भी हो रही होंगी कि घर बैठे आयशा जो है वो एक एंटरप्रेन्योर बन गई हैं और बिजनेस वुमन बन गई हैं और आगे भी इंशाल्लाह आप यही कहलाई जाएंगी। तो क्या पैगाम उन्हें क्या देना चाहेंगी, क्या कर सकती हैं वो घर पर रह के? मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ जो करना चाहती हैं वही करें, ऐसे प्रेशर में ना आए और जो दिल करता है वही करना चाहिए। अब इसको मेरा नहीं ख्याल करने में इतना कोई सोचने का वो होता है, बस बैठ के कहीं पे भी बैठ के आप कर सकते हैं, ये तो बहुत इजीली हो सकता है। तो इसलिए जो आपके अंदर का टैलेंट है उसे बाहर निकालें और दुनिया को दिखाएं। और दुनिया को दिखाएं कि आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसको अच्छे तरीके से पॉलिश करके बाहर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छी एक चीज़ आयशा ने हमें बताई है कि आप घर पर रह के सिर्फ फारिग नहीं रह सकते, आप बहुत कुछ कर भी सकते हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। तो उन्होंने एज अ साइड बिजनेस इसको लेकर चल रही है, वो तो उन्होंने अपनी इसको बड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन भी किया है। और आयशा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। आयशा अफजाल हमारे साथ मौजूद थी, आर्टिस्ट हैं और ये खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी करती हैं और आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, इंस्टा पे भी आप इनसे कर सकते हैं और इस तरह के कस्टमाइज्ड फ्रेम भी बना सकते हैं कोई भी इवेंट हो। और भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं हमारे पास, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। यहाँ वक्त पे एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सोने शहर लाहौर के हवाले से। तो लाहौर को गुज़श्ता कुछ सालों से शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है और माहिरीन की जानिब से इंतबाह की जा रही है कि शहर लाहौर को मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की ज़रूरत है और शहर में शजरकारी की जिम्मेदारी PHA के सुपुर्द है। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और मानसून की आमद भी है और PHA की जानिब से मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत शहर भर में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे और जियो टैगिंग से पौधों की लोकेशन समेत नहगेदाश्त के अमल को मॉनिटर भी किया जाएगा। इससे पहले भी कई शजरकारी मुहिमात
शुरू की जा चुकी हैं। खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से शुरू की जाने वाली बिलियन ट्री मंसूबे के तहत मेवाकी जंगलात लगाने का मंसूबा भी शुरू किया गया था। ये जंगलात कितने फीसद मुकम्मल हो चुके हैं और नई शजरकारी मुहिम के हवाले से क्या तफसीलात है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन PHA हैं इंजीनियर यासिर गिलानी साहब। अच्छा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, PHA ने ये मानसून के दौरान शहर में 5 लाख पौधे लगाने का जो है वो मंसूबा तैयार किया है, तो ये पौधे कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे? सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा जो है वो माहौल के ऊपर बात की और उसके लिए स्पेशल टाइम दिया। देखिए, लाहौर को सबसे बड़ी ज़रूरत जो है दरख्तों की है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी एक इंसान के लिए भी जो सबसे प्राइमरी जो नीड है, उसकी सबसे इमीडिएट नीड है, वो उसकी हवा है, सांस लेना है, साफ हवा है। तो वो उसका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो ट्रीज़ है। कहा जाता है कि जो दरख्त हैं वो कुदरत के जो है वो नेचर के लंग्स हैं। तो जब आपके लंग्स काम नहीं करेंगे, लंग्स नहीं होंगे, तो फिर आपके लिए माहौल अच्छा नहीं होगा। तो हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कोई एक चीज़ जिस पे आपने फोकस करना है वो ये है कि लाहौर को मैक्सिमम ट्रीज़ देने हैं। ठीक है। हमने इस मानसून में, मैं आपके चैनल की तवज्जो से बताना चाहूँगा कि लाहौर शहर की सबसे बड़ी एक्सटेंसिव इस दफ़ा जो हमने शजरकारी है वो प्लान की है कि एक सीज़न के अंदर हम 5 लाख दरख्त लगाने का टारगेट हमने अपने लिए खुद सेट किया है। ठीक है। मैं ये बताता चलूँ, ये बताना इसलिए सिर्फ ज़रूरी है कि ताकि पता चल जाए कि हमने किस तरह से काम करे हैं। ठीक है। पिछली गवर्नमेंट के 5 सालों में, 5 कामिल सालों के अंदर 1,25,000 दरख्त लगाए गए थे। अच्छा, और हम 5 सालों में सिर्फ 1,25,000। और हमने जब से हम आए हैं, हमारे तकरीबन 2.5 सालों में हम 12 लाख दरख्त लगा चुके हैं। ठीक है। और अब इस एक सीजन के अंदर 5 लाख लगा रहे हैं। ठीक है। आगे इन 5 लाख दरख्तों के अंदर किस तरह से होगा, हमारा प्लान ये है कि हम 3 चीज़ें इसके अंदर बड़ी करने जा रहे हैं। एक तो ये कि मियावाकी ट्रीज हमने पहले लगाए थे, जो टारगेट हमें मिला, प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उन्होंने 50 का टारगेट दिया, हमने मार्च में 51 लगा दिए थे। अब हमने इस सीजन के अंदर फैसला ये किया कि 20 और मियावाकी जंगल हम लगाएंगे शहर के अंदर। 20 मियावाकी जंगल हैं। इसके साथ हम एक्सटेंसिव प्लांटेशन करेंगे। ये प्लांटेशन हमारे डायरेक्टर्स हैं, हमें मंडे को हमें फाइनल प्लान वो दे देंगे। इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में हम फाइनल प्लान कर लेंगे। ये हम अभी भी हमारी ये कोशिश है कि इन 5 लाख में से ज़्यादातर हम अपने कंट्रोल्ड एरियाज़ में लगाएं, क्योंकि अगर आप रैंडमली कहीं लगा देते हैं रोड साइड पे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है, माली नहीं है, फेंस नहीं है, पानी नहीं है, तो वो आपको डैमेज करता है, फायदा ही नहीं है। हम कोशिश ये कर रहे हैं, इसीलिए हम प्लान बना रहे हैं, और ये हमें 1 वीक के अंदर इंशाल्लाह फाइनल भी हो जाएगा उससे पहले ही, कि हम अपने कंट्रोल्ड एरियाज़ में जहाँ पे हमारी फेंस है, जहाँ जहाँ हमें जगह मिल रही है, हम कोशिश करें कि वहाँ पे लगाएं। एक और चीज़ इसकी हम ये करेंगे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन की थी ट्रीज की। अच्छा। वो हम 14 अगस्त के ऊपर 14 अगस्त को हम मार्क करेंगे कि हम लोग जश्न आज़ादी अगर अपनी मना रहे हैं तो हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेते हैं, तो उस फ़ज़ा को बेहतर करें। हम उस 14 अगस्त के ऊपर हम कम से कम 50,000 के करीब जो ट्रीज़ हैं अपने, वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये भी हमारा एक प्लान है। इससे क्या होता है कि जब शहरी 1 या 2 दरख्त लेके जाता है तो वी बिलीव कि वो अब इतना ज़्यादा आपके TV चैनल ने, और सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो टॉप से शुरू किया, उसकी वजह से लोगों के अंदर ये शऊर आ गया हुआ है। अब वो लोग जो हैं हर बशर 2 शजर 1 या 2 दरख्त लेके जाते हैं, ज़्यादा नहीं। वो फिर अपने किसी ना किसी जगह पे, घर पे, लॉन में, किसी जगह पे, घर से बाहर वो लगाते हैं और उसकी हिफाजत भी करते हैं। तो ये था कि वो एक्टिविटी जनरेट हो कि जिससे अंदर लोगों के अंदर ये शऊर हो। तीसरी एक और चीज़ हम करने जा रहे हैं, हम नेक्स्ट अपनी बोर्ड मीटिंग में इंशाल्लाह ये करेंगे डिसाइड कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा नर्सरीज़ को, उस कल्चर को जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो वो बेहतर होगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट की एजेंसी है तो सारा का सारा काम उसने करना है। बिल्कुल। अगर हम नर्सरीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह देते चले जाएंगे, वो कल्चर हम प्रमोट करेंगे, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि लगाना चाहेंगे, वो वहाँ से लेके भी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ समटाइम्स ये होता है कि वो लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो करें, लेकिन अपने डे टू डे मैटर्स में वो इतने बिजी होते हैं कि वो कर नहीं सकती। एक अपील में और आपके चैनल के तवज्जो से मैंने बताया कि सारी खुशखबरियां आज ही आपने लेकर जानी है, ये कह सकते हैं। ये एक अपील है। अच्छा। तो अपील ये है कि हम लोग ये जो ट्रीज हम लगा रहे हैं 5 लाख, हमारी ये कोशिश है कि ये सारे के सारे ट्रीज हैं हमें हमारे इस शहर के जो रहायशी हैं, जो डोनर्स हैं, जो बड़े इदारे हैं, वो हमें दे रहे हैं। ठीक है। हम एक कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा घर है, मेरा और आपका घर है, हमने इसमें रहना है। तो जो लोग हैं वो खुद, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, वो लगा नहीं सकते, हमें बहुत से बड़े इदारे जो हैं, कारोबारी इदारे हैं, जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं या कोई और लोग हैं, वो हमें प्लांट्स दे रहे हैं। और मैं आपके चैनल के दोस्तों से कहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स दें। ये आपका घर है, आप हमें प्लांट्स प्रोवाइड करें, हम उनको लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे। तो ये हमने एक मिक्स टारगेट बनाया है, जिसमें हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी की है,
लोगों को भी शामिल किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रीज लगाना चाहते हैं लेकिन उनके पास सोर्स नहीं है, वो किस तरह से लगाएंगे। तो हम इस तरह से इसको प्लान तो क्या सर इस जैसे लोगों ने तो आपको दिया है ना कि आप लगा लें, तो क्या लगाते हुए भी शहरियों की मदद ली जाएगी इस प्रोजेक्ट में? एग्जैक्टली, इसमें 2-3 चीजें हैं कि जो अगर किसी जगह से कोई एक इदारा हमें देता है, वो हम उनके साथ प्लान करके उनके एग्जेक्टिव्स के साथ, उनके जो बाकी एम्प्लॉइज उनके साथ मिलके सेरेमनी भी करते हैं, लगाते भी हैं। उसके अलावा भी हमने इस दफ़ा ये भी कोशिश की, आपने एक अच्छा पॉइंट दिया, हमने कोशिश की है कि जो हमारे गवर्नमेंट के प्लेसेस हैं, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी होंगी, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, पुलिस स्टेशन हैं या कोई और चीज़ है जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे जगह अवेलेबल है, 5 हैं 10 हैं, हम वहाँ पे लगा के, लेकिन क्योंकि वहाँ पे उनके एम्प्लॉइज होते हैं, हम उनके हैंड ओवर करेंगे कि ये हमने लगा दिया, आपने इसकी देखभाल करनी है। तो ये भी हम करने जा रहे हैं। ये भी करने जा रहे हैं। तो सर इसमें कौन कौन से दरख्त जो हैं वो शामिल होंगे, क्योंकि अब माहिरीन कह रहे हैं कि देसी दरख्त ज्यादा लगाएं? एग्जैक्टली, हमने इसमें सारे के सारे देसी दरख्त होंगे। टोटल हमारा पॉलिसी शिफ्ट हो चुका है कि हमने जो ट्रीज लगाने हैं वो देसी दरख्त लगाने हैं। इसकी बहुत अहम वजह, जो दूसरी बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि फ्लोरा कल्चर जो है वो डायरेक्टली लिंक है फोना कल्चर से, हमारे परिंदों के साथ। बिल्कुल, आजकल तो आपको पता है ना, हम परिंदे बड़ी मुश्किल से हमें मिलते ही नहीं है, तो हमें हमने अपने शौक से, बड़े मोहब्बत से वो पिंजरों में कैद करके रखे हुए हैं। और मुझे वो इकबाल की नज़म याद आ गई, फारसी में इकबाल की नज़म है, मुहावरा मबैन खुदा और इंसान। तो यानी अल्लाह ताला इंसान से गिला कर रहे हैं, और उस गिले में एक तो वो पहले कहते हैं ना, कहते हैं मनज खा के पोलाद ना बफरीद, यानी अल्लाह ताला कहता है कि मैंने मिट्टी से खालिस लोहा बनाया, और इंसान पे गिले की इंतहा करते हैं, कहते हैं कि कफस साख्ती तायरे नगमा जन रहा, कि यह इंसान तो इतना जालिम है कि तूने वो पिंजरे, उस लोहे से पिंजरा बना दिया जो तायर, जो परिंदा था गाने गाने वाला, उसको कैद करने के लिए। तो ये हम परिंदे शहर को वापस लौटा रहे हैं, यानी इंसान अपनी ख्वाहिश से, कोशिश से कि वो परिंदों को देखे, उन्हें पिंजरों में कैद करना पड़ रहा है। तो परिंदे कहाँ जाएं जब उनके पास दरख्त ही नहीं होंगे? तो परिंदों का जो हैबिट, जो नेटिव उनका है, जो उनकी असल जगह है, वो दरख्त है जहाँ पे वो रहते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये पूरी की पूरी कोशिश है कि हम ये जो फ्लोरा कल्चर है, इसके साथ फोना कल्चर है, यानी दरख्त हैं, और दरख्तों के साथ हम जो परिंदे हैं उनकी चहचहाहट है वो लौटाने की कोशिश। तो सर कौन कौन से जो देसी दरख्त है, जैसे आपने कहा कि अभी इनकी तरफ हम लोग वापस जा रहे हैं, तो PHA की नर्सरीज में मौजूद है जहाँ से शहरी जो है उनको बासानी हासिल कर सकते हैं? अच्छा देखिए, PHA की नर्सरीज में, क्योंकि मैंने बताया कि हम लोग ना माजी में 25,000 साल के बनते थे, लगते थे, हमने उसको थोड़ा सा प्रमोट किया। हमने अपने सारे जोन्स को कहा कि अपनी पॉकेट नर्सरीज फर्दर डेवलप करें, जो उसकी कैपेसिटीज़ बढ़ाएं। वो हमारे पास फिगर तो आ जाएगी, कुछ हम लोग इन हाउस भी हमारे पास बन जाएंगे, हो सकता है 1,00,000 से ऊपर हों वो। लेकिन हम बहुत सारे ट्रीज़ हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आपके चैनल के तवज्जो से देखने वाले हमें डोनेशन देते हैं, डोनेट करते हैं, हम उनके साथ मिल के कोऑपरेशन से लगाते हैं। तो सारे के सारे इसमें कोई 100+ टाइप्स हैं इसकी। जो सारे लोकल दरख्त हैं, यहाँ के दरख्त हैं, इसमें वो दरख्त हम कोशिश करते हैं। लोकल दरख्त का क्या होता है कि वो हमारी इस आबो-हवा के अंदर ज़्यादा फिजिबल हैं, उनकी फिजिबिलिटी, उनकी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा है, उनका फैलाव ज़्यादा है, उनका फॉलेज जिसे हम बोलते हैं, पत्ते ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा पत्ते होंगे, फैलाव ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन पैदा करने की शरह उनकी ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की उनकी रेशो ज़्यादा होगी। तो हम वो वाले दरख्त लगा रहे हैं, और उसके अंदर हमारी कोशिश है कि एक बड़ी परसेंटेज हम फलदार दरख्तों की लगाएं। जामन है या और दीगर इस तरह के दरख्त हैं, हमारी ये कोशिश है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इसकी वजह यह है कि फलदार दरख्त में अगर कहीं पर भी लगता है, हमने रोड साइड पर बहुत सारे लगाए भी हैं, एक तो ये कि वो इंसानों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही है, या अगर वो उसका छोटा वो बूर उसे कह लें या कोई ऐसी चीज़ें छोटी भी हैं, तो वो कम अज़ कम, जो परिंदों की मैं बात कर रहा हूँ कि परिंदों को अब हम खाने के लिए कोई चीज़ नहीं दे रहे, तो वो परिंदों की खुराक एक अच्छी बनती है। तो हमारी बहुत बड़ी हद तक ये कोशिश है कि एक बड़ा नंबर हमारा फलदार दरख्तों का बिल्कुल ऐसे, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और इनके अंदर हमें भी इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब अगर हम घर के बाहर या घर के अंदर इन तरह के फलदार दरख्त लगाते हैं, तो हम घर के बाहर भी लगा सकते हैं, ताकि जो राहगीर है उनके लिए हम एक छोटा सा अपना एक जो है ना अमल दरामद कर लें, या एक अपना हिस्सा अंदर डाल लें। सर, मेवाकी जंगलात की अगर बात की जाए, तो उसका हवाले से क्या अभी तक सारा प्रोसीजर है, कहाँ तक पहुंचे हैं? अभी तक हमने जो लगाए हैं ना, देखिए मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया था कि ये बुनियादी तौर पे हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। ज़रूरत इसलिए पेश आई कि 20 सालों में आबादी डबल हो गई और ग्रीन एरिया वो कम हो गया, आबादी फैल गई तो ग्रीन एरिया कम हो गया। तो हमें ज़रूरत पड़ी कि ऐसे कोई ऐसा तरीका सोचे कि
अल्लाह करे दरख्त जल्दी से बड़े हो जल्दी से, हाँ, बड़े तो उसके लिए जब स्टडीज आई तो डॉक्टर कीरा मियावाकी ने ये कहा था कि अगर एक दरख्त आप नॉर्मल सॉइल में लगाते हैं, अल्लाह का एक निज़ाम है कि दरख्त ने जड़ों से खुराक लेनी है, तो वो पूरे बड़े एरिया से खुराक ले रहे हैं। तो जब आप उसको रेडीमेड एक खुराक 3-4 चीज़ें, बगास है, राइस हस्क है, फिर आप फार्म यार्ड मनूर है, गोबर जो बिल्कुल खुश्क हालत में होता है, उसको मिक्स करके आप रेडीमेड 3 फीट उसको ऑलरेडी वहाँ पे दे दें, तो वो जो रूट सिस्टम है उसको फौरी तौर पे वो खुराक मुहैया होती है। अच्छा। जब उसे खुराक फौरी तौर पे मुहैया होती है, ऊपर से सनलाइट है, पानी आप देते हैं, तो वो तेज़ी से बड़ा होता है। तो ये 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से बड़ा होगा। जब वो 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से बड़ा होता है तो उसके मल्टीप्लाइंग इफेक्ट ये है कि 30 टाइम्स ऑक्सीजन ज़्यादा देगा। अच्छा। और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर खास तौर पे इन मियावाकी के लिए हमारे पास आए थे और उन्होंने यहाँ पे इफ्तिताह किया था। और हमने साउथ एशिया का सबसे बड़ा जो जंगल है वो भी लगाया है जल्लों में, 50 कनाल पे पूरे साउथ एशिया में एक बड़ा जंगल है। अच्छा, ये ज़्यादा कहाँ पे लग जाते हैं क्योंकि आपके पास जगह कम है। ठीक है। इसका रीजनल डिज़ाइन ही ऐसा है कि आप रश वाली जगहों पे लगाएं। अच्छा। हमने शादमान मार्केट में लगाया, लिबर्टी मार्केट में लगा हुआ है हमारे साथ, प्राइवेट डोनर्स के साथ मिलके, LDA भी था, हम लोगों ने मिलके वहाँ पे एक पहला पायलट किया था। तो अब अगर आप उसकी देखें, आप उसके सैटेलाइट इमेजेस देखें तो पहले बिल्कुल वो ड्राई है और अब वहाँ पे ग्रीन, वहाँ पे मतलब एक पहले कंक्रीट का एक हमें नजर आता था सारा। एक साल के अंदर आप देखें उसका बड़ा जबरदस्त किस्म का ग्रीन इम्पैक्ट आ रहा है। हमने सारे अपने जो मियावाकीज हैं वो जियो टैग किए हुए हैं, उनकी लोकेशंस मार्क की हुई हैं, उनके इमेजेस हमने लिए हुए हैं जब हम उसको प्लांट कर रहे थे उस वक्त के। और एक साल बाद आप देखिएगा कि वो बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मल्टीप्लाइंग इफेक्ट देंगे। और इंशाल्लाह इसी वजह से हमने 20 इस मानसून में करेंगे और ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा, इंशाल्लाह माइंदा भी लगाते रहेंगे। मतलब अभी जो लगा दिए हुए हैं उनको भी अभी 1 साल का वक्त दरकार है बड़े होते हुए। ग्रोथ हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है, जो दरख्त ने जाके 10 साल में जाके उसने परफॉर्म करना है, ये जितना बड़ा उसने होना है, तो ये 10 टाइम्स उसकी ग्रोथ है। इसकी ग्रोथ थोड़ी सी डिफरेंट है कि ये तेजी से ऊपर निकल जाता है। अच्छा। जब ऊपर निकलता है, ऊपर जाके फिर इसका फॉलेज बनता है और लेयर्स में लगाते हैं पहले, क्योंकि करीब करीब लगते हैं। एक कनाल में 1000 दरख्त लगता है। अच्छा। और जो पहली है लेयर है वो ऊपर चली जाती है ज्यादा। दूसरा हम एक नेचुरल ट्री वो लगाते हैं जिसकी मीडियम हाइट होती है, ताकि वो एक दूसरे को स्पेस भी दे, एक ऊपर चला जाए, दूसरा इधर है, और तीसरा छोटी हाइट का रहता है। तो इस तरह से हम उसकी 3 लेयर्स में लगाते हैं ताकि वो एक दूसरे को स्पेस। मेंटेनेंस तो फिर बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता होगा इसके हवाले से। इसके लिए है कि आप 2.5 से 3 साल के बाद इसकी 0 मेंटेनेंस है। अच्छा। 3 साल तक आपने केयर करनी है। और ये फिर हमने वहीं लगाए हैं जहाँ पे हमारे माली डिप्लॉयड हैं, जहाँ पे हमने चौकर चौराहों में भी लगाए हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि वहाँ पे फेंस मौजूद हो, हम खुद से कोई अरेंजमेंट ऐसी कर लें ताकि उसको बचा के रखें। और जहाँ जहाँ भी हमें जगह मिली है, 51 जंगल हैं, वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छी हालत में हैं और उसको सारे लोग देखभाल कर रहे हैं। अगर एक आध उसमें कोई पौधा जो है अगर वो डैमेज होता भी है तो हमारे लोग उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं। तो वो ऑलमोस्ट उसकी 90% प्लस से, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है उसकी रेशियो है सर्वाइवल की। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमारा। तो सर, जब ये जंगलात जो है ये रेडी हो जाएंगे, मेवाकी जंगलात, तो क्या ये शहरी इनसे तफरीही मकासद के लिए इन्हें इस्तेमाल कर सकेंगे? देखिए, क्योंकि ये हमने लगाए हैं छोटी छोटी जगहों पे, जैसे शादमान में लगा हुआ है, एक मार्केट के सेंटर में है, गाड़ियां ज़्यादा खड़ी होती हैं, धुआं ज़्यादा होता है, टोटल कमर्शियल जगह है। फिर हमें किसी एक चौक में छोटी सी ट्रायंगल मिल गई, तो उस 6 कनाल की ट्रायंगल है, उसमें हमने लगा दिया। तो वो एक असल इम्पैक्ट तो उसका यही है। दुनिया के अंदर आप अगर स्टडी करें ना, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हम चले जाते हैं कि सिर्फ फूल ही उसकी खूबसूरती है। अब देखें, अगर आप पढ़ें, सर्च भी करें, तो वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ी ऑर्नामेंट उसके ट्रीज है। तो ट्रीज इटसेल्फ एक ऑर्नामेंट उसकी शक्ल है। हम लोग सिर्फ ट्रीज से निकल के, हमारा माजी में फोकस ये रहा था कि हम डेकोरेटिव फ्लावर्स की तरफ चले गए। मैं उनकी अहमियत से बिल्कुल ही इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ट्रीज को छोड़ के अगर सिर्फ फ्लावर्स को पकड़ लेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। आप ट्रीज ज्यादा से ज्यादा करें, उसके साथ फ्लावर्स भी आप करें, वो भी होने चाहिए। हमने अपने फ्लावर्स को मेंटेन रखा है, उसको हमने चेंज नहीं किया। लेकिन हमने ये किया कि अपने ट्रीज को हम 20 टाइम्स कम से कम ज्यादा हमने इंक्रीज किया। तो ये चीज़ ज़रूरी थी कि ट्रीज़ पे कंप्रोमाइज़ ना करें। बाकी अगर आपका कंप्रोमाइज़ करना पड़ भी जाता है, डेकोरेटिव पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो वो कर जाए, लेकिन हमने वैसे वहाँ पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। हम देखते भी हैं, कभी भी ऐसा कोई इवेंट आता है तो हम देखते हैं लाहौर शहर ऐसे जगमग कर रहा होता है, लाइटों के साथ भी और दरख्तों के साथ भी। सर, लाहौर में हमने देखा है कि अब 3 मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हो चुका है, तो उसमें कितने दरख्त काटे जा रहे हैं, उनका मुतबादिल क्या होगा, कितने दरख्त लगाए? देखिए, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, ज़ाहिर है ये भी एक ज़रूरत है। आपका जब शहर बड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें भी बड़ा कैलकुलेटिव काम होता है। हमारी ये कोशिश है इस दफ़ा, LDA ने भी, क्योंकि मेनली प्रोजेक्ट के उसके जो हैं वो ऑनर हुए हैं, तो पूरे तरीके से हम लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, हम लोग वहाँ पे उसको डेकोरेट भी करते हैं, ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ग्रीनरी को ऐड भी करते हैं।
तो मिनिमम कोशिश की जाएगी कि अगर कोई ट्रीज आए तो उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। जो बाई लॉज हैं, कानून के अंदर है कि जो एक दरख्त की जगह पे कम से कम 10 दरख्त और लगाए जाएंगे उसके नियर बाई एरिया में, तो उसको भी की इन टच रखा जाएगा, वो लगाए भी जाएंगे। लेकिन कोशिश ये होगी कि कम से कम दरख्त हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट हो। हमने तो इतनी सख्ती की हुई है कि कहीं पर अगर हमें इतला मिलती है कोई एक दरख्त अगर किसी ने काटा है, मुझे याद है कि 3 से 4 FIR हो चुकी हैं जो सिर्फ एक एक दरख्त के काटने के हैं। तो कोई एक दरख्त भी अगर काटता है तो उसके ऊपर FIR होती है। ये बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि जब आप लॉ को इन्फोर्स करेंगे तो उसके बाद लोग रुकेंगे। अदरवाइज नहीं, ये होता था कि लोग काटते चले जा रहे थे, उसको यूज़ करते चले जा रहे थे। हाँ, अगर एक दरख्त खुश्क हो गया वैसे ही उसका ड्राई हो गया और वो गिरने के लिए, जैसे आपको पता है कि नहर पर कई दफ़ा होता है दरख्त गिर जाते हैं, उस पर भी अब हमारा अपना महकमा खुद से देख रहा होता है, चेक कर रहा होता है। तो इस तरह के जो हॉलो ट्रीज़ हैं उनको जो फेल डाउन होते हैं उनको हम साइड पे करते हैं या उसको देखभाल करते हैं। अदरवाइज बाकी ट्रीज़ के लिए हमने कटिंग को मना करी। और जैसे सर आप जियो टैगिंग के बारे में बात कर रही थी, भी एक मंसूबा है, तो ये क्यों हमें लाने की ज़रूरत पड़ी इस मंसूबे को और इसके मकासद क्या? देखिए, बुनियादी तौर पे ये होता है कि एक एक दरख्त को एक्चुअली बिल्कुल एक दरख्त को जियो टैग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम ये कर रहे हैं कि जिन एरियाज़ में हम दरख्त लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे स्पेसिफाइड एरियाज़ हैं, 800-850 के करीब हमारे लाहौर के अंदर पार्क्स हैं अपने, फिर हमारी जो डेजिग्नेटेड ग्रीन बेल्ट्स हैं, तो ये हमारे ज़्यादातर पौधे हमारे पार्क्स के अंदर और ग्रीन बेल्ट्स पे लग रहे हैं। तो हम उन पार्क्स को, उन ग्रीन बेल्ट्स को जियो टैग करेंगे। हम उसको देखेंगे कि वहाँ पे पौधे जब पहले लगने से पहले उसकी सैटेलाइट इमेज से, उसकी वैसे इमेज से क्या सिचुएशन थी, और हम मार्क किया होगा कि यहाँ पे 100 दरख्त लगा है, इस पार्क में 500 दरख्त लगे हैं, इस लोकेशन के ऊपर, इस प्लाट के ऊपर 1000 दरख्त लगा है। तो उसको जब हम जियो टैग करेंगे तो उससे हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमने 1 साल के बाद इसकी स्टेटस क्या है और उसके वहाँ पे कितने ट्रीज लगाए थे और कितने बाकी हैं। अच्छा, और ये उसकी एक कंट्रोल करने का एक तरीकाकार, उसको देखने का तरीकाकार है टेक्नोलॉजी की मदद से कि हम उसको किस तरह से बेहतर करें। सर, आप लोग तो अच्छे इकदाम उठा रहे हैं, निशरकारी मुहिमात का भी आगाज़ किया जाता है, हुकूमत भी अपना काम कर रही है। अगर एक शहरी, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो घर पर अगर किस तरह के पौधे लगाएं जो उनको भी फ़ायदा दें और हमारे माहौल दोस्त भी हों? हम इस पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हुआ ये है कि लाहौर शहर का बहुत सारा हिस्सा अनप्लान्ड हुआ है, क्योंकि वो ख़ास तौर पे अंदरून लाहौर था पहले, फिर लाहौर का थोड़ा सा एरिया पहला बाहर में फैलता चला गया। जो तो कोई LDA की अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे तो फिर भी हमें कुछ डिसिप्लिन नज़र आता है। वहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स हैं, वहाँ पे 7% एरिया उन्होंने छोड़ना होता है ग्रीनरी के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं, जिनके अंदर हमारे लो इनकम एरियाज़ हैं। हमारा शुमाली लाहौर ज़्यादातर आ जाता है, वहाँ पे जो जो जगह मिली ज़मीन बेची, वहाँ पे मकान बनाते चले गए। अब वहाँ पे प्लांटेशन की जो नेचुरल प्लांटेशन है उसकी गुंजाइश नहीं है। तो इसके लिए भी एक तरीकाकार है कि बेल्स लगाएं। जो आपकी बेलें हैं वो बहुत सारी किस्म की बेलें हैं। आप अपने जो है आपका जो बाहर बनता है दरवाजे के साथ आपकी जगह होती है, ऊपर आप वहाँ पे आप रख सकते हैं, छत के ऊपर रख सकते हैं, गमलों में रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं, ऐसे बेलें हैं, ऐसी पौधे हैं जो कि आपको छोटी सी सॉइल, उनके लिए अगर आपकी 1 फीट बाई फीट की सॉइल है जो आपको मीडिया वो चाहिए, अगर उसके अंदर वो लगे हों तो उसका इतना फॉलेज होता है कि वो भी एक खूबसूरती का इम्पैक्ट भी देते हैं। और उसके बाद वो आपका एक जो ज़रूरत है आपकी जो लंग्स वाली है, ऑक्सीजन मुहैया करने वाली, वो है। तो मैं जो छोटे एरियाज़ हैं हमारे, 5 मरले के घर हैं, 3 मरले के घर हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रॉपर ग्रीन बेल्ट नहीं है, गलियाँ छोटी हैं निस्बतन, तो उनके अंदर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा शहरियों को कि वहाँ पे अपने घरों के अंदर, अपनी बालकनीज़ के अंदर, वहाँ पे वो जो है वो बेलें लगाएं, वहाँ पे वो गमलों से करें प्लांटेशन। हम एक ड्राइव लेके आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट इस मानसून के बाद हम ये भी करें कि हम उन एरियाज़ के अंदर ख़ास, इस दफ़ा भी उन एरियाज़ में हम प्लांटेशन करेंगे जहाँ हमें जगह मिलेंगी, लेकिन ख़ास तौर पर उन घरों के लिए जहाँ पर जगह कम है, हम उनको वो बेलें दें ताकि वो अपने घरों में लगा सकें, तो वो करेंगे। तो पैगाम तो मेरा ये है, 1 2 3 प्लांट अ ट्री। ठीक है, ये बड़ा अच्छा पैगाम आप देके जा रहे हैं। लेकिन सर, हम देखते थे कि पहले अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमारे बचपन में या हमारे अब्बाओं के बचपन में तो ये गार्डनिंग बहुत ज़्यादा शौक होता था। इसमें हम बड़ों को भी देखते थे, गार्डन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से संवार रहे हैं, एक प्रॉपर हॉबी होती थी। अभी हॉबी होती है, हमें नज़र नहीं आती। ऐसे ये बहुत वजह लगती है आपको? मेरा तो ये ख्याल है कि 2-3 वजूहत है। सबसे बड़ी तो ये है कि जो आपकी लाहौर की ज़मीन है वो बहुत कॉस्टली हो गई है। अच्छा, जाहिर है वो उसकी जो रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और उन्होंने जब अफराद बढ़ जाते हैं तो उनको रहाइश की ज़रूरत बढ़ती है। तो वो फिर ये होता है कि ये वाला जो फ्री एरिया था उसके अंदर मकान बना लिया, घर बना लिए,
असल चीज़ तो मेरा ख्याल यही है कि लोगों की जो ज़रूरत है वो बढ़ गई है और ज़मीन कॉस्टली है, तो वो उसको देखते हैं कि इसके ऊपर अगर ये काम करने के बजाय सिर्फ गार्डनिंग करनी है तो यहाँ पे घर बना लें क्योंकि और पैसे नहीं है। हाँ। शायद ये मेरे ख्याल में अच्छा। सबसे बड़ी वजह है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी हैं। बाईलाज के अंदर भी अब LDA ने भी कर दिया हुआ है कि बाईलाज के अंदर भी जो घर हैं उन्होंने ग्रीन पैच ज़रूर छोड़ना है, ठीक है, दरख्त ज़रूर लगाना है। तो जितना ग्रीन पैच और दरख्त लगाएंगे वो उतना ही ज़रूरी है उस घर के लोगों के लिए, उस घर के अंदर जो रहने वाले लोग हैं ये उनके लिए ज़रूरी है, उनकी खूबसूरती के लिए भी ज़रूरी है और लंग्स के लिए, उनके फेफड़ों के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह उम्मीद करनी चाहिए कि चीज़ें अब बेहतरी की तरफ चल पड़ी हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बेहतर हो रही है इंशाल्लाह। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारा आने वाला जो माहौल है, मतलब आगे जो सर्दियां आ रही हैं उस पे हम अच्छा माहौल देख सकते हैं इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीद है। देखें, गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू से लेके ये कहा और वज़ीर आला साहब ने भी हमें कहा कि आपने इसके ऊपर काम करना है। तो मैं आपको अगेन कहता हूँ कि हम बहुत सारे और भी काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो हमारा लैंडमार्क है जिसके ऊपर आई कैन फील प्राउड कि सिर्फ ये चीज़ है कि हम मैक्सिमम प्लांटेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो प्लांटेशन है शायद मुझे और आपको इतना ज़्यादा महसूस ना हो, लेकिन वो पूरे लाहौर के जो हमारी जितनी भी आबादी है सारे के सारे लोगों को वो इम्पैक्ट करेगी। तो हम वो काम कर रहे हैं जो कि सबको इम्पैक्ट कर रहा है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन, मैंने आपको बताया कि हमने 20 गुना ज़्यादा अचीव कर ली है। बिल्कुल, हमने जो टारगेट्स हमारे थे हम ऑलरेडी उसको अचीव कर चुके हैं। अब हमने ये खुद टारगेट, ये वाला जो टारगेट है ये भी हमने अपने लिए मानसून का एक बड़ा टारगेट सेट किया है। ये भी हमने खुद से अपने लिए सेट किया है कि हम अच्छा। इस मानसून में 5 लाख दरख्त लगाएंगे और इंशाल्लाह सर हम ये टारगेट अचीव होते देखेंगे भी। और बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। इंजीनियर यासिर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन है PHA के, और हम बात कर रहे थे कि इंतजामिया तो अपना काम कर रही है माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से, तो हमें भी इसमें अपना इनपुट देना चाहिए और शजरकारी मुहिमात में हिस्सा लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया होगा और वीकेंड के हिसाब से हमने आज के बहुत मजे के टॉपिक्स रखे हुए थे और आप इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना आपने ख्याल रखना है और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।